हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर एल्काइंस। तो एल्काइंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे हमने एल्कीन्स के बारे में देखा था कि एल्कीन्स किन कंपाउंड्स को कहा जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उनको एल्कीन्स कहते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको एल्काइंस कहा जाएगा। तो एल्कीन और एल्काइंस की डेफिनेशन आपने देख ली कि ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो उनको एल्काइंस कहा जाता है, और जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उनको एल्कीन्स कहा जाता है। अब जनरल फॉर्मूला की बात करें तो जो एल्काइन होता है उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब ये n की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 से लेके कोई भी हायर वैल्यू हो सकती है। ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। नंबर ऑफ कार्बन एटम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। n क्या बताता है हमें? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो 2, 3, 4, 5 कोई भी हायर वैल्यू हो सकती है। तो सबसे छोटी एल्काइन की हम बात करें तो वो होती है जब n की वैल्यू नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 2 होता है। नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 होने चाहिए एल्काइन को बनाने के लिए। तो जब n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये C2H2 बन जाता है, और इसका जो नाम होता है वो एसिटिलीन होता है। इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये सबसे छोटी एल्काइन है जिसका नाम है एसिटिलीन। ये कॉमन नेम है एसिटिलीन। इसके बाद अभी हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम दो तरीके से नेम बताते हैं, एक होता है कॉमन नेम और एक होता है IUPAC नेम। अब एल्काइंस के कॉमन नेम की बात करें तो एल्काइंस का कॉमन नेम कैसे बताया जाता है कि जब हम एल्काइंस का कॉमन नेम बताते हैं तो ये मानते हैं कि जितनी भी बाकी एल्काइंस हैं वो सभी क्या हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलीन। कि जितनी भी हमारे पास एल्काइंस हैं उनको हम डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलीन मानते हैं, फिर उनका कॉमन नेम हम बताते हैं। IUPAC नेम कैसे बताते हैं किसी भी एल्काइन का? तो किसी भी एल्काइन का IUPAC नेम बताने के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम से जो वर्ड रूट बनता है, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम से जो वर्ड रूट बनता है उसके साथ में हम क्या लगा देते हैं? आइन, YN आइन लगा देते हैं। तो हमारे पास उस एल्काइन का IUPAC नेम आ जाएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम एल्काइंस का नोमेनक्लेचर बताते हैं, कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम। तो सबसे पहले हम ऐसी एल्काइन देख रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? 2। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? जनरल फॉर्मूला से C2H2, और ये हमारे पास एल्काइन बनती है। अब इसके कॉमन नेम की बात करें तो हमें पता है इसका जो कॉमन नेम होता है वो एसिटिलीन बोला जाता है। सबसे छोटी जो एल्काइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। ये इसका कॉमन नेम है। अब IUPAC नेम की हम बात करते हैं तो IUPAC नेम कैसे बताते हैं? वर्ड रूट प्लस आइन। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 होते हैं तो 2 कार्बन एटम को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ड रूट क्या यूज करते हैं? इथ। इथ किसके लिए यूज होता है? 2 कार्बन एटम के लिए। 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है? प्रोप। 4 के लिए ब्यूट। 5 के लिए पेंट। 6 के लिए हेक्स। 7 के लिए हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट। 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। ये वर्ड रूट हम यूज करते हैं। तो ये सभी वर्ड रूट हम यूज करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो 2 कार्बन एटम के लिए क्या वर्ड रूट यूज होता है? इथ। तो इथ के साथ में हमने क्या लगा दिया? आइन। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया? इथाइन। अगर 3 कार्बन एटम होते हैं तो हम देखते हैं अभी ये यहाँ पे 3 कार्बन एटम है तो इसका कॉमन नेम पहले क्या होगा? हमने बताया कि एल्काइंस का कॉमन नेम कैसे बताते हैं हम। एल्काइंस का कॉमन नेम बताने के लिए हम एल्काइंस को क्या मानते हैं? डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन। कि एसिटिलीन से ही हमें एल्काइंस का कॉमन नेम बताना होता है। तो अब ये इसका हमें कॉमन नेम बताना है इस एल्काइन का। तो इतना पार्ट तो क्या है? एसिटिलीन से आया है। इधर ये क्या ग्रुप लगा हुआ है? मिथाइल। तो इसका कॉमन नेम क्या बन जाएगा? मिथाइल एसिटिलीन। तो ये कॉमन नेम हो गया इसका।
अब इसका IUPAC नेम की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 3 कार्बन एटम के लिए क्या वर्ड रूट यूज करते हैं हम? प्रोप। तो प्रोप के साथ यहाँ पे क्या लगा दिया? आइन। तो प्रोपाइन इसका क्या बन गया हमारा? IUPAC नेम। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका हमें कॉमन नेम बताना है, तो कॉमन नेम हम एसिटिलीन से बताते हैं। तो इतना पार्ट ये हो गया एसिटिलीन, और इधर ये ग्रुप क्या है? इथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसिटिलीन। अब IUPAC नेम अगर हम बताएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4। तो 4 कार्बन एटम जब होते हैं तो वर्ड रूट हमारा क्या होता है? ब्यूट। तो 4 कार्बन एटम है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, तो वर्ड रूट क्या हो गया? ब्यूट। ब्यूट के साथ हमने क्या लगा दिया? आइन। लेकिन एक चीज याद रखनी है, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 ब्यूटाइन। तो ये नंबर क्या बताता है? ये नंबर हमें बताता है पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, कि हम नंबरिंग IUPAC नेम जब भी हम बताते हैं तो हमें नंबरिंग करनी होती है कार्बन एटम्स की। कि यहाँ पे देखिए इस कार्बन एटम को हमने, जिस पे एल का ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, उसको कार्बन एटम को हमने नंबर 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3, इसके नेक्स्ट वाले को 4। तो 4 कार्बन एटम हो गए इस तरीके से। तो ये जो 1 क्या बता रहा है? पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 ब्यूटाइन का मतलब 1 फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर ये ट्रिपल बॉन्ड इधर प्रेजेंट है। अब 2 ब्यूटाइन का मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 कि ये सेकेंड वाला जो कार्बन एटम है यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड शुरू हो रहा है, ये इसकी पोजीशन बता रहा है। तो ये हो गया 2 ब्यूटाइन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4 हैं। 4 के लिए वर्ड रूट हमारा ब्यूट और आइन लगा दिया तो ये ब्यूटाइन बन गया। और 2 क्या बता रहा है हमें? पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका हमें कॉमन नेम बताना हो तो ये इस तरीके से हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, इसका कॉमन नेम बताने इस कंपाउंड का। तो क्या होगा? इतना पार्ट इसका क्या है? एसिटिलीन, और ये एक मिथाइल ग्रुप इधर है, एक मिथाइल ग्रुप इधर है। जब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं तो ये 1 ये 2, तो 1 पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, 2 पे भी एक मिथाइल ग्रुप। तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल एसिटिलीन। आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम कॉमन नेम बताएंगे तो एसिटिलीन के फॉर्म में ही हम बताएंगे। यहाँ पे देख लीजिए ये एसिटिलीन, ये मिथाइल एसिटिलीन, इथाइल एसिटिलीन, 1,2 डाई मिथाइल एसिटिलीन। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हमारे IUPAC नेमिंग के। तो यहाँ पे IUPAC नेमिंग के बारे में ही हमें ज़्यादा पढ़ना होता है, कॉमन नेम के बारे में बस इतना ही हमें पढ़ना था। तो ये है यहाँ पे हमारा कंपाउंड, इसका IUPAC नेम हमें बताना है। तो जब भी IUPAC नेमिंग करते हैं हम, तो सबसे पहला काम क्या होता है? नंबरिंग करना, कि कार्बन एटम जो है उनकी नंबरिंग करते हैं। मतलब सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट करते हैं, कार्बन एटम की सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट करो, ये पहला रूल है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे लंबी चेन कार्बन एटम की कौन सी बन रही है? ये इधर से ये पूरी एक चेन बन गई कार्बन एटम की, 4 कार्बन आ रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नंबरिंग। तो ट्रिपल बॉन्ड जिस कार्बन पे सबसे पहले आता है उसको फर्स्ट नंबर देंगे, मतलब इस तरीके से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 कि यहाँ पे इस तरीके से जब नंबरिंग करी तो इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे पहला नंबर मिल गया, ठीक है। अगर नंबरिंग हम इस साइड से करते 1 2 3 तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है इस साइड से, और इधर से पहले पे ही आ रहा है। तो हमारी ऊपर वाली नंबरिंग हमें सही माननी है ये। तो अब क्या होगा? अब हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। अब इसका IUPAC नेम कैसे बताएंगे? सबसे पहले जब IUPAC नेम हम बताते हैं तो साइड ग्रुप जो लगे होते हैं उनको हमें लिखना होता है। तो ये तो हमारी पेरेंट चेन हो गई। थर्ड वाले कार्बन के ऊपर ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये 3 मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया 3 मिथाइल। इसके बाद अब हम पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पेरेंट चेन का कैसे लिखा जाएगा? 3 मिथाइल हो गया,
सब्स्टिट्यूएंट, इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4। 4 कार्बन एटम के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं ब्यूट। तो 3 मिथाइल ब्यूट, पहले वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 आइन, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। नेक्स्ट वाले में अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो। ये वाली कार्बन चेन हमारी लॉन्गेस्ट हो गई, सबसे बड़ी चेन यही बन रही है। इसके बाद नंबरिंग इस तरीके से करो कि ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, तो ये 1 2 3 4 इस तरीके से हमने नंबरिंग कर दी है। ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको सबसे कम नंबर मिला है यहाँ पे 1। अब इसका IUPAC नेम बताएंगे, तो तीसरे वाले IUPAC नेम हम बताते हैं। तो 2 रूल तो हमने कर लिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली और कार्बन एटम्स की नंबरिंग कर दी है। अब जो साइड ग्रुप होते हैं उनको हम सबसे पहले लिखते हैं। ये एक तो साइड ग्रुप ये है, एक साइड ग्रुप ये है। इनको साइड ग्रुप बोल ले या सब्स्टिट्यूएंट बोल ले, एक ही बात है। तो थर्ड वाला जो कार्बन एटम है उस पे एक मिथाइल ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे हम, इसको हम बोलते हैं 3 कि 2 बार ये जो थर्ड कार्बन एटम इसके 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 4 कार्बन एटम है पेरेंट चेन में। तो ब्यूट और फर्स्ट वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 आइन, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब ये वाला हम देखते हैं, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी सेलेक्ट कर ली। ये वाली कार्बन चेन हमारी लॉन्गेस्ट हो गई है। यहाँ पे इस चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ रहे हैं, 3 6 और 1 7। अगर हम ऐसे चेन सेलेक्ट करते इधर तो भी 7 ही आते, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन की सबसे हमें लंबी चेन सेलेक्ट करनी होती है, फिर नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ से ही हम स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स की अब नंबरिंग भी कर दी है। अब जो भी साइड ग्रुप्स है उनके नेम हम लिखेंगे। तो एक साइड ग्रुप तो ये है, एक साइड ग्रुप ये है, एक साइड ग्रुप ये है। तो साइड ग्रुप का जब हम नेम लिखेंगे तो साइड ग्रुप में भी हमें उस एल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखना है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो ये इथाइल है और ये मिथाइल है, ये इथाइल है और ये मिथाइल है। तो इथाइल में E आ रहा है, मिथाइल में M आ रहा है। तो सबसे पहले कौन आता है, इथाइल। तो पहले इथाइल का लिखेंगे कि थर्ड वाले कार्बन पे क्या है, इथाइल ग्रुप। तो 3 इथाइल और ये 5 और 6 कार्बन एटम पे सेम ग्रुप है, ये मिथाइल और ये मिथाइल। तो 3 इथाइल 5 6 डाई मिथाइल कि ये 5वें वाले कार्बन पे भी एक मिथाइल ग्रुप है और 6ठे पे भी। जब सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उनको एक साथ लिखते हैं। तो 5वें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये जो 6th कार्बन है इस पे भी मिथाइल ग्रुप है। तो 5 6 डाई मिथाइल। अब पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन है, 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, हेप्ट। 1 आइन कि 1 वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये 1 आइन हो गया। तो इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर IUPAC नेम बताते हैं किसी भी एल्काइन का, कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, कार्बन एटम्स की नंबरिंग करो, साइड ग्रुप्स को देखो, फिर साइड ग्रुप्स का नेम पहले लिखो, उसके बाद पेरेंट चेन का नेम लिखो। तो इस तरीके से हमारा किसी भी एल्काइन का IUPAC नेम लिख सकते हैं हम। इसके बाद है नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग बोथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी, मतलब एल्कीन पार्ट भी प्रेजेंट है, एल्काइन पार्ट भी, तो उस टाइम पे हम नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि एल्कीन और एल्काइन जब मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ प्रेजेंट हो तो हमें नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि सबसे पहला नंबर कि मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से किसी को भी हमारा जो नंबरिंग है वो कम से कम मिलनी चाहिए। तो ये इसको एग्जांपल से देखते हैं कि देखिए यहाँ से अगर हम नंबरिंग करते हैं इस साइड से तो ये 1 2 3 4
5। इस साइड से हमने अगर नंबरिंग करी है इस तरीके से, तो ये ट्रिपल बॉन्ड को नंबर मिला है फर्स्ट और डबल बॉन्ड को नंबर मिला है 4, तो फर्स्ट और 4 नंबर मिला है। इस साइड से अगर नंबरिंग करते 1 2 3 4 तो और ये 5। इस साइड से अगर ऐसे नंबरिंग की है तो ये एक तो 2 पे आया है हमारा, एक 4 पे आया है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं इसको कि पोजीशन सबसे कम नंबर वाले कार्बन पे आनी चाहिए। तो इधर 1 और 4 पे आ रहे हैं हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इधर 2 और 4 पे। तो इनमें से छोटे नंबर पे कौन से पे आ रहे हैं? पहले वाले पे। तो ये पहले वाली नंबरिंग हमारी सही हो जाएगी, ये वाली नंबरिंग जिसमें हमारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। यहाँ पे इस वाले साइड से जब हम ऐसे नंबरिंग कर रहे थे तो 2 और 4 पोजीशन पे हमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए नंबर मिल रहा था, यहाँ 1 और 4 के लिए मिल रहा है, इसीलिए ये वाली नंबरिंग हमारी सही है। अब इसमें देखते हैं, इधर नंबरिंग करी 1 2 3 4 5, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे हमें डबल बॉन्ड के लिए नंबरिंग मिल रही है और थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड के लिए नंबरिंग हो रही है। इधर से अगर करते हैं 1 2 3 4 5, तो इधर सेकंड पे हमें डबल बॉन्ड के लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए और 4 पे हमें डबल बॉन्ड के लिए नंबरिंग हो रही है। तो लोवेस्ट किस केस में पॉसिबल है? जब हमने नंबरिंग ऊपर के हिसाब से की है इस तरीके से, यहाँ पहली पोजीशन पे ही कार्बन को डबल बॉन्ड को नंबरिंग मिल गई है। तो ये वाला हमारा सही है मेथड नंबरिंग करने का। अब यहाँ पे देखना, इधर से नंबरिंग करते हैं तो इधर फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इधर से नंबरिंग करी तो ट्रिपल बॉन्ड को पहला नंबर मिला। इधर से अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से जब नंबरिंग करी तो डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिला। इधर से नंबरिंग करी है ऐसे तो ट्रिपल बॉन्ड को पहला नंबर मिला। तो जब इस तरीके का हमारे पास केस हो कि ट्रिपल बॉन्ड को भी लोएस्ट नंबरिंग मिल रही है और डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट नंबरिंग मिल रही है, तो उस केस में हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है कि डबल बॉन्ड हमारा लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए। तो इसलिए डबल बॉन्ड लोएस्ट पे कब आ रहा है? जब ये इस तरीके से हमने नंबरिंग करी है। तो हमारा करेक्ट मेथड क्या हो जाएगा नंबरिंग का? ये नीचे वाला, जिसमें डबल बॉन्ड को हमें प्रायोरिटी देनी है जब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों पे नंबरिंग हमारी सेम आए। तो इस तरीके से ये वाला नंबरिंग का मेथड हमारा करेक्ट होगा। अब IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे नेम लिखेंगे, पहले हम वर्ड रूट लिखेंगे। तो 5 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? पेंट। अब 3 पोजीशन, पहले हम डबल बॉन्ड का नेम लिखते हैं, तो पेंट के बाद ये 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन 3 इन का कंप्लीट ENE नहीं लिखना है, सिर्फ EN लिखना है। तो पेंट 3 इन 1 आइन, तो ये हमारा IUPAC नेम हो जाएगा इस कंपाउंड के लिए। अब इस कंपाउंड के लिए देखेंगे तो 5 कार्बन एटम है यहाँ पे, 5 कार्बन के लिए पेंट, 3 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड किस पे है? 1 पोजीशन पे। पहले डबल बॉन्ड का नेम लिखते हैं, तो पेंट 1 इन 3 आइन। ये 1 इन का मतलब 1 पे ये डबल बॉन्ड है, 3 पे ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो पेंट 1 इन 3 आइन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, IUPAC नेम हो गया। अब इस साइड से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट होता है? हेक्स। 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन 5 आइन, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया है। इसके बाद अभी हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एल्काइन कि एल्काइंस के कितने टाइप होते हैं। तो 2 टाइप के एल्काइन हम देखते हैं, एक होता है टर्मिनल एल्काइन, दूसरा होता है नॉन टर्मिनल या फिर इसको इंटरनल एल्काइन बोलते हैं। अब टर्मिनल एल्काइन कब बोला जाता है किसी भी एल्काइन को? जब ट्रिपल बॉन्ड हमारा कार्बन चेन की एंड में आता हो कि ये हमारी कार्बन चेन है,
इस ट्रिपल बॉन्ड हमारा कार्बन चेन की एंड में आ रहा है तो ये टर्मिनल एल्काइन है। इधर भी हम देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड हमारा कार्बन चेन की एंड में आ रहा है इस तरीके से, तो ये टर्मिनल एल्काइन बोला जाता है जब ट्रिपल बॉन्ड कब आए, एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन पे। अगर ट्रिपल बॉन्ड हमारा कार्बन चेन के बीच में आता है, एंड में नहीं आता है, बीच में आता है, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल या फिर इंटरनल एल्काइन। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से हमारा कार्बन चेन के बीच में आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनल या फिर इंटरनल एल्काइन इसको बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन, कि एल्काइन की स्ट्रक्चर देखनी हमें। तो फॉर एग्जांपल हमने सबसे छोटी एल्काइन ले लिए ये एसिटिलीन, इसमें क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है कि ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसकी शेप कैसी होगी, लीनियर। और लीनियर शेप क्यों होती है, क्योंकि sp जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो एसिटिलीन की बात करें तो यहाँ पे ये वाले जो बॉन्ड एंगल होते हैं ये कितने के होते हैं, 180 डिग्री के। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 120 पिकोमीटर होता है बॉन्ड लेंथ इसमें, और ये कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये 106 पिकोमीटर होती है। अब ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता कैसे है, तो अभी देखिए कि ये जो कार्बन एटम है दो, हमें पता है ये वाला कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज है और ये वाला कार्बन भी क्या है, sp हाइब्रिडाइज। तो ये वाला कार्बन जब sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो इस कार्बन का एक s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल और इसका 2p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होंगे और उसकी वजह से यहाँ पे क्या बनता है, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे इस कार्बन के। इसी तरीके से इस कार्बन के भी क्या होंगे, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं कार्बन को, एक इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। तो जब इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो ये बनता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ इस कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बच गया और इस वाले कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बच गया। इस कार्बन के एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल मिक्स करेगा, ओवरलैप करेगा। इधर भी हाइड्रोजन एटम का जो 1s ऑर्बिटल होगा वो इस sp के साथ ओवरलैप करेगा। इस तरीके से ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इस तरीके से ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे बनना है कि यहाँ पे अब देखो कार्बन के एक s और एक p ऑर्बिटल तो इस तरीके से बॉन्डिंग करने में यूज हो गए। हर एक कार्बन के ऊपर दो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड हैं कि जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इस कार्बन का जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा ये यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ये वाले इस कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ये दोनों साइड वाइज ओवरलैप करेंगे इस तरीके से तो एक ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन के अब दो p ऑर्बिटल यूज हो गए, एक तो इसमें यूज हुआ एक इसमें। अब कार्बन के पास एक और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है इस तरीके से, इस वाले कार्बन के पास भी एक और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है तो ये भी ओवरलैप करेंगे साइड वाइज, तो इसकी वजह से एक ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से एल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला होता है फिजिकल स्टेट, कि रूम टेम्परेचर पे एल्काइंस की फिजिकल स्टेट या वो दिखने में कैसे होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास किसी भी एल्काइन में 1 से लेके 3 कार्बन एटम तक की जो एल्काइन है वो सभी एल्काइन गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर किसी एल्काइन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 से लेके 11 तक होते हैं तो वो सभी एल्काइंस लिक्विड स्टेट में पाई जाएंगी।
और 11 से हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने भी होंगे किसी एल्काइन में, वो सभी एल्काइंस रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगी। इसके बाद जितनी भी एल्काइंस होती है वो सभी कलरलेस और ओडरलेस होती है, कि एल्काइंस का अपना कोई भी कलर नहीं होता है, उनकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि जो एसिटिलीन होती है, जो सबसे छोटी एल्कीन होती है, एल्काइन होती है हमारी, तो जो एसिटिलीन होती है उसके अंदर गार्लिक लाइक स्मेल होती है। अब ये गार्लिक लाइक स्मेल किस लिए आती है? क्योंकि जब ये एसिटिलीन बनती है, जब एसिटिलीन को लैब में बनाया जाता है तो उसके अंदर ये फॉस्फीन और हाइड्रोजन सल्फाइड की इम्प्योरिटीज आ जाती है, जिसकी वजह से जो एसिटिलीन होती है उसमें गार्लिक लाइक स्मेल डेवलप हो जाती है। इसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जितनी भी एल्काइंस होती है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज हो जाता है अगर उन एल्काइंस के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं। कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इस एल्काइन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, इस वाली एल्काइन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, इस वाली एल्काइन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं तो वैन डर वाल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बोथ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें एल्काइन, एल्कीन और एल्केन्स, तो एल्काइंस का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एल्कीन से, एल्कीन्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एल्केन से। अब इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि एल्काइंस जो होती है उसके अंदर जो पाई और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा पोलराइजेबल होते हैं, तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए एल्काइंस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है एल्कीन्स और एल्केन के कंपैरिजन में। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो एल्काइंस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि एल्काइंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर होती है। एल्काइंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? लीनियर होती है। तो लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से पैकिंग अच्छी होती है लैटिस के अंदर, लैटिस के अंदर इनकी पैकिंग ज़्यादा अच्छे से होती है, इसीलिए एल्काइंस का मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जैसा हमने एल्कीन्स में बात किया था कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनको डिसाइड होने के पीछे दो अलग अलग वजह होती है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ पैकिंग पे। जितनी अच्छे से पैक होंगे सॉलिड स्टेट के अंदर हमारे कंपाउंड मॉलिक्यूल, उतना ही ज़्यादा उनका मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसके बाद सोल्यूबिलिटी की बात करें तो जितनी भी एल्काइंस होते हैं वो इनसोल्यूबल होती है वाटर के अंदर, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक होता है, वाटर हमारा पोलर होता है, एल्काइंस नॉन पोलर होती है, तो ये आपस के अंदर सोल्यूबल नहीं होती है। लेकिन जो एल्काइन होती है ये ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर सोल्यूबल होती है। ऑर्गेनिक सोलवेंट कौन से होते हैं? जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया, हेक्सेन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गए। इस तरह के जो नॉन पोलर सोलवेंट हैं उनमें एल्काइंस सोल्यूबल होती है। डेंसिटी की बात करें तो जितनी भी एल्काइंस होती हैं ये वाटर से हल्की होती हैं, कि इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसीलिए एल्काइंस जो होती है वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करती है। तो ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है एल्काइंस की। तो आज के चैप्टर में हमने एल्काइंस का जनरल डिस्कशन किया है, इंट्रोडक्शन देखा है, IUPAC नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम, ये सब कैसे बताते हैं वो देखा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस।